नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। सीधा रुख करेंगे इस बड़ी खबर का। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन। छठे वेतन आयोग में एनपीए घटाने के विरोध में सरकार के खिलाफ ये डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल की वजह से मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। ज्वाइंट गवर्नमेंट डॉक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बुधवार तक स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सेवाओं को बंद करने की घोषणा की हुई है और पंजाब में आज डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है। डॉक्टर्स पंजाब सरकार की ओर से पेश किए गए छठे पे कमीशन में एनपीए को बेसिक वेतन से डीलिंक करने और एनपीए घटाने के विरोध में 3 दिन की हड़ताल पर है। एसोसिएशन की ओर से 14 जुलाई तक लगातार 3 दिनों तक सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं, यूडीआईडी, सरबत बीमा योजना, ऑनलाइन कंसल्टेशन सहित अन्य सेवाएं ठप रखने का फैसला लिया गया है। उधर पंजाब के उद्योगों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य में उद्योगों में होने वाली बिजली कटौती खत्म कर दी गई है। तलवंडी साबो थर्मल प्लांट की 3 यूनिट में से 1 यूनिट शुरू हो गई है, जिसमें 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है और बिजली का उत्पादन शुरू होने के बाद उद्योगों में हो रही बिजली कटौती को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तुरंत प्रभाव से खत्म करने के आदेश दिए हैं। मानसून में देरी के चलते कृषि और घरेलू क्षेत्र दोनों में अप्रत्याशित मांग के चलते ये संकट पैदा हुआ था। तलवंडी साबो थर्मल प्लांट के बंद पड़े 3 यूनिट्स में से 1 यूनिट के चलने के बाद राज्य में बिजली की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि राज्य भर में उद्योगों पर बिजली के प्रयोग संबंधी लगाई गई बंदिशों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। और सुखबीर बादल ने पीपीए के मसले पर ट्वीट करके कैप्टन सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुखबीर बादल ने लिखा है कि चोर मचाए शोर। ये ट्वीट किया है सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार पर। उन्होंने लिखा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हम पर गलत पीपीए करने का आरोप लगाया। अब उनकी पार्टी में पीपीए में प्रतिबद्धता के अनुसार निर्बाध बिजली नहीं देने के लिए बिजली कंपनियों से रिश्वत लेते पकड़ा। ये किकबैक करते हैं, पीपीए नहीं। बिजली संकट के पीछे क्या है? हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा कि अगर ये गलत है तो पीपीए रद्द कर दें, जो ये नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो नहीं कर सकते। अब हर कोई जानता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। कांग्रेस की जेब में करोड़ों की भरमार करने वाली फर्मों को नाराज करने की हिम्मत करें। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने बेअदबी मामले को लेकर एक बार फिर से बादल परिवार को निशाने पर लिया है। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके सवाल किया है। बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में 1 जून 2015 को हुई बेअदबी की घटना की जांच सही तरीके से क्यों नहीं करवाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप बेअदबी का सिलसिला तेज हुआ और अक्टूबर 2015 में फायरिंग की घटना हुई। सिद्धू ने सवाल किया कि उन ऑफिसर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया जिन्होंने 2 भाइयों रुपिंदर सिंह और जसविंदर सिंह को बेअदबी के झूठे केस में फंसाया। जोरा सिंह आयोग की जांच रिपोर्ट और रणवीर सिंह खट्टड़ा के नेतृत्व वाली एसआईटी के इशारे के बावजूद क्यों 2017 के चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? बहबल कला गोलीकांड में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व अकाली सरकार से ये सवाल किए हैं। उधर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पटियाला में पार्टी नेता भूपेश अग्रवाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमलों के लिए सीधे तौर पर कैप्टन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि हमला करने वाले लोग किसान नहीं बल्कि असामाजिक तत्व हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब सीएम ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे चुके हैं तो फिर केस दर्ज क्यों नहीं किए जा रहे? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਓ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, फिर लागू होना सी। नहीं सर्वसम्मति बनती, नहीं लागू होता, 1.5 साल बाद भी नहीं होता, लेकिन फिर क्यों नहीं उठे? पंजाब कांग्रेस के गिद्दड़वाहा से विधायक राजा वड़िंग ने अपनी ही सरकार के वित्त मंत्री को निशाने पर लिया है। वड़िंग ने ट्वीट किया है कि पंजाब के वित्त मंत्री लोगों का पैसा पंजाब को बर्बाद करने वाले अकालियों को बांटने में व्यस्त हैं। कांग्रेस को कमजोर और अकाली दल को मजबूत करने की ये योजना एमएस बादल द्वारा महीनों से चलाई जा रही है और राहुल गांधी जी से निवेदन है कि तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करके इनका इस्तीफा लिया जाए।
राजा वड़िंग के ट्वीट के बाद जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने ट्वीट किया और दावा किया कि पंजाब को जड़ से उजाड़ने वाले अकाली दल से कांग्रेस का कभी कोई समझौता नहीं हो सकता। फिर भी कोई आभास हो तो टूट जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत होने लगी है, लेकिन पानी की किल्लत के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि हरियाणा सरकार मुनक नहर से दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रही है। इसे लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, तो वहीं हरियाणा सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। हरियाणा दिल्ली में आर पार, पानी के मुद्दे पर बार पलटवार। दिल्ली जल बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, दिल्ली बीजेपी ने किया बवाल। पानी पर पॉलिटिक्स, पानी के मुद्दे पर अब तक हरियाणा का पंजाब के साथ टकराव चल रहा था, लेकिन अब दिल्ली से विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगाया है। दिल्ली जल बोर्ड हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुका है। दिल्ली जल बोर्ड का यह आरोप है कि हरियाणा ने मुनक नहर से दिल्ली के हिस्से का पानी रोक लिया है। अक्सर यमुना नदी का स्तर अच्छा होता है और यमुना नदी का स्तर कम से कम 7.5 फीट और होता है, लेकिन आज नदी सूखती नजर आ रही है। आज ये रिवर बेड सूख गया है। ये पानी यहाँ तक भरा होना चाहिए था 7.5 फीट ऊपर तक, लेकिन आज यहाँ पर आप क्रिकेट, हॉकी और गिल्ली डंडा खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है। दिल्ली का पानी रोके जाने के आरोप पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने पलटवार किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दिल्ली को उसके हक का पूरा पानी दिया जा रहा है। लांछन लगाना और लोगों को गुमराह करना आम आदमी पार्टी की आदत है। केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है पानी के लिए, जिसमें कि हमने बिल्कुल भी कटौती नहीं की है, पर अपने आंतरिक गड़बड़ियों को छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। खुले दिल से दिल्ली को पानी देते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी की एक आदत है कि दूसरों पे लांछन लगाते रहो और गुमराह लोगों को करते रहो। पानी पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, तो दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और इसी मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली जल बोर्ड का आरोप है कि हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी रोक लिया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि नहर के माध्यम से मुनक में 1049 क्यूसेक पानी, जिसकी मात्रा बवाना कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 950 क्यूसेक बनती है, जिसको हरियाणा निरंतर उपलब्ध करा रहा है। हालांकि पानी पर सच और झूठ कौन बोल रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल पानी के मुद्दे पर हरियाणा और दिल्ली में टकराव तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कर रहे हरियाणा ने कोविड की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर इन गेम्स का आयोजन फरवरी 2022 में करवाने का फैसला लिया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन के संबंध में एक बैठक की और बैठक में फैसला लिया कि कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर अब इन गेम्स को फरवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा। इन खेलों में 8500 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की संभावना है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए समान नागरिक कानून की वकालत की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि देश की सभी समस्याओं का समाधान जनसंख्या नियंत्रण से ही हो सकता है। इसके लिए समान नागरिक कानून बनाना बेहद जरूरी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा दावा किया है। सुरजेवाला का दावा है कि मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरियाणा से गुजरात जा रही है। सुरजेवाला ने कहा कि मारुति उद्योग लिमिटेड की मारुति डिजायर कार के हंसलपुर गुजरात में बनने का
समाचार आया है। इससे हरियाणा को रोजगार और राजस्व का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी सरकार उद्योगों को अच्छा माहौल देने में नाकाम रही है और सभी रोजगार हरियाणा से गुजरात का रुख कर रहे हैं। हरियाणा की जो अपनी मदर यूनिट है मारुति की फैक्ट्री, जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है, वहां की 8 लाख सालाना कारों की मैन्युफैक्चरिंग आप दूसरे प्रांतों में भेज रहे हैं। अब स्विफ्ट भी, बेलिनो भी और अब डिजायर कार जो हिंदुस्तान की सबसे अधिक बिकने वाली कार है, पिछले साल 2 लाख कार अकेले डिजायर मॉडल भी की, वो भी आपने भेज दी। तो हरियाणा के उद्योग और धंधे का क्या होगा, हरियाणा में निवेश का क्या होगा, हरियाणा में रोटी रोजगार का क्या होगा। तो करनाल में पहुंचे किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने विवादित बयान दिया है। पंजाब में किसान नेताओं ने फिर से पंजाब में किसान नेताओं के चुनाव लड़ने की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि जब किसानों की 65% वोट है तो फिर सत्ता में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारा जब राज में हमारा हिस्सा नहीं है, लोकतंत्र भाड़ में गया। इस दौरान उन्होंने राजपुरा में बीजेपी नेताओं के बंधक बनाने के मामले में आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता ही किसानों को उकसा रहे हैं। मैंने ये कहा है कि आप लोग जो पंजाब की जथेबंदियां, उनको सबसे पहले आगे तो उन्हीं को लगना चाहिए। पंजाब मॉडल मिशन पंजाब के जनता का राज जनता के पास, ना कि जनता का राज कारपोरेट के पास। अगर जनता के ऊपर कारपोरेट राज करेगा तो कारपोरेट अपने पक्ष के कानून बनाएगा, अगर रिक्शे वाला राज करेगा तो रिक्शे वाला अपने पक्ष के कानून बनाएगा। भाई हम राज में हिस्सा ही नहीं है हमारा। 65% वोट के मालिक और किनारे होकर बैठ के पर लोकतंत्र का बाढ़ में गया। अरे भाई अगर हमारी वोट है तो उसका प्रयोग करिए। अपने घर में माल है और हम कंगाल हैं। जो ये है ये लोगों का आक्रोश है। कितनी जगह पे इनको हरियाणा में कल घेरा गया, अम्बाड़ा में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, सिरसा में और कहाँ। अब ये जगह जगह में पंगा लेने के लिए जाते हैं। ऐसे ही ये राजपुरा में गए थे और फिर इनकी भाषा गंदी है। ये जब उनके बीच में लोग जाएंगे और फिर जाके कहेंगे बीजेपी बहुत अच्छी है, जिनके परिवारों से वहाँ पे शहीद हो गए हैं, क्या उनका खून उबाला नहीं खाएगा? उधर सिरसा में किसान हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए हैं। किसानों ने डीसी आवास सहित करीब 6 जगहों पर जाम लगाया। किसान अपने 4 साथियों को रिहा करने की मांग भी कर रहे हैं और किसानों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनके साथियों को नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन तेज किया जाए। बीजेपी ਤੇ जेजेपी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਚਟਾਲਾ ਸੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 4 ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ कर रखे। किसानों के ऊपर जो काले झंडे इनको दिखा रहे थे उनके ऊपर लाठी बरसाने का काम किया है और किसानों पे झूठे मुकदमे इन्होंने बनाने का काम किया है। हमारे कुछ साथियों को इन्होंने गिरफ्तार करके कौन से थाने के अंदर अभी भी प्रशासन हमें बता नहीं रहा है। डिप्टी स्पीकर संवैधानिक पद पे होते हुए किसी भी पार्टी की मीटिंग में नहीं जा सकता है। उसने संविधान की उल्लंघना की है और सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया है। यहाँ पे पार्टी की मीटिंग में सरकारी गाड़ी लेके आए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और ना कि किसानों के खिलाफ एफआईआर का। ये प्रोटेस्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं। हमारे साथियों को जो गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ा जाए। यहाँ पे आज सिरसा में करीब 6 जगह के ऊपर हाईवे के ऊपर जाम लगे हुए हैं। भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने गोपाल भक्त को सिकंदरपुर बढ़ा से गिरफ्तार किया है। यूपी के जेवर निवासी गोपाल शर्मा पर गुरुग्राम के पटौदी में 4 जुलाई को लव जिहाद के खिलाफ हुई महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पटौदी थाने में इस बाबत दिनेश कुमार ने केस दर्ज करवाया था, जिसमें कहा गया है कि भड़काऊ भाषण की वजह से दंगा फैल सकता था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भूंडसी जेल भेज दिया गया है। कांगड़ा के बोह में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन की वजह से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मृतक महिला की पहचान मस्तो देवी के रूप में हुई है और दरणी के पास चप्पल बरामद हुई है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची है, लेकिन जगह जगह सड़क बंद होने की वजह से देरी हो रही है। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन भी बंद पड़ी है।
चलिए अब आपको दिखाएंगे एक पॉजिटिव खबर। कुरुक्षेत्र के लाडवा में फल केंद्र में चल रहे आम मेले का समापन हो गया है। फल केंद्र के उपनिदेशक डॉक्टर बिल्लू यादव ने बताया कि 3 दिन तक चले आम मेले में कई प्रतियोगिताएं भी की गई। अलग अलग दिनों में अलग फली और पौधों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं भी रखी गई, जिनमें रंगोली प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। मेले के दौरान करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल से किसानों को बुलाया गया था। मेले का किसानों ने खूब आनंद लिया। मेले में किसान 153 तरह की आम की किस्में लेकर पहुंचे। रायपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से आया हूं यहाँ पे। इस मेले में हर साल मैं 2-3 साल से आ रहा हूँ। यहाँ इनवाइट किया है मुझे। मैं यहाँ पर आम की करीब 153 वैरायटी लेकर आया हूँ, जिसमें लंगड़ा, दुशहरी, चौसा, अल्फांसो, मलिका, अमरपाली, गुलाब खास वगैरह वगैरह वैरायटीज़ हैं। बहुत यहाँ किसान आ रहे हैं और मेरे आमों को देखकर अच्छा रिस्पांस ले रहे हैं, मतलब जो है जागरूक हो रहे हैं। ये इंडो इजराइल परियोजना के तहत 2016 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। उसके बाद यहाँ निरंतर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो बाग के पौधे हैं वो तैयार करते हैं। पिछले वर्ष हमने यहाँ आम के, आड़ू के, लीची के, आलू बुखारा और नाशपाती, जामुन, बगुगोसा, इनके 30,000 पौधे तैयार किए हैं, जो कि हम इस साल में किसानों को बाग लगाने के लिए देंगे। उधर चंडीगढ़ में एक छोले भटूरे विक्रेता वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को रोजाना 25 से 30 प्लेट के फ्री छोले भटूरे देता है और उसे ये सब करते हुए 1 महीना हो चुका है। दरअसल छोले भटूरे विक्रेता की बेटी ने उन्हें ये सुझाव दिया था, जिस पर उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए ये पहल की। घर बैठे थी, गुड़िया थी मेरी छोटी, तो कहने लगी कि MLA के देखा था कि हिमाचल की न्यूज़ देख रहे थे हम, तो उसने अपने बोर्ड लगा रखा था कमरे के बाहर कि मेरे यहाँ वैक्सीन के बिना अंदर एंट्री न करें। तो गुड़िया दोनों तीनों कहने लगी कि पापा आप भी ऐसे कर लो। कहा चल बेटे एक प्लेट आपके नाम कर देते हैं। तो आज 1.5 महीना हो गया, एक महीना 10 दिन हो गए। आ जाते हैं 15-20 लाख। बोर्ड पे लिखा है जी वैक्सीन लगा के आओ, मैसेज दिखाओ, छोले भटूरे 1 प्लेट पर।